हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आपके लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपका जो सिलेबस चेंज किया गया है उसी को देखते हुए सभी क्वेश्चन को सेट किया गया। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा और लास्ट में आपसे आपका स्कोर पूछेंगे। कमेंट करके बताना है कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि लास्ट टाइम बच रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम में सिर्फ वैसे क्वेश्चन को पढ़िए जिसका चांस एग्जाम माने का। ठीक है, बीबीए क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान दीजिए। उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे बेहतर फ्रेंड्स आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है कम समय में जिसका चांस होने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में जो आप कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना स्कोर सही मतलब हुआ, कितना क्वेश्चन सही किया आप। पहला क्वेश्चन है जी कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? नेत्रदान में, ठीक है, जब किसी का नेत्रदान होता है तो उसमें दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? यहाँ पे फ्रेंड्स पहला का सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया को। ठीक है जी, कॉर्निया को जो है प्रतिरूपित किया जाता है। पहला का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। एथलीट फुट बीमारी होती है, एक बीमारी का नाम फ्रेंड जिसको बोलते हैं हम लोग एथलीट फुट। यह बीमारी किससे होती है? जीवाणु से, फफूंद से, प्रोटोजोआ से या फिर सूत्रकृमि से? एथलीट फुट बीमारी जो होती है ना किससे होती है? दूसरा का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, और सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को बता दें आपका सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो उसी को देखते हुए सभी क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है फ्रेंड्स? सही जवाब हो गया आपका ये फफूंद से होता है। ठीक है, फफूंद से होता है एथलीट फुट बीमारी। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है जी, नाभिक के अलावा, ठीक है, नाभिक में तो होता ही है। ठीक है, तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए किस में होता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नाभिक के अलावा डीएनए किस में होता है? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, डीएनए जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? इसमें से अंडा देने वाली स्तनधारी की बात हो रहा है। ठीक है, वह स्तनधारी कौन है जो अंडा देती है? फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाए आपका डक ब्लिट प्लेटिपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो गया। यह जो फ्रेंड्स अंडा देने वाली स्तनधारी है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो गया। आगे चलते पांचवा, जीवाणुभोजी कौन होते हैं? जीवाणुभोजी कौन होते हैं? सही जवाब क्या होगा? ठीक है, जीवाणुभोजी कौन होते हैं? फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप। ठीक है, जीवाणुभोजी कौन होते हैं? पांचवा का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाए जीवाणुभोजी। पता है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को जीवाणुभोजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़िएगा। जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को जीवाणुभोजी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। छठा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के संयोग से क्या बनता है जी? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर ठोस? कमेंट करिए सही जवाब क्या होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के विचार से क्या होगा यहाँ पे? बताइए फ्रेंड्स, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनेगा? यहाँ पे फ्रेंड्स सही जवाब है आपको उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, छठा का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, उसको यौगिक कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं अच्छे से इसको याद कर लिया। ठीक है, एग्जाम में फ्रेंड्स यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। आगे चलते सातवां, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? ठीक है, विश्व का जितना भी पदार्थ है ना वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? डाल्टन, कनाद, रदरफोर्ड या फिर मोसले? चलिए सात का सही जवाब बताएंगे आप। सात का आंसर बताइए। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? फ्रेंड्स सही जवाब हो गया आपका यह कनाद ने कहा था। ठीक है, सात का बी हो गया फ्रेंड्स, यह कनाद ने सबसे पहले कहा था। आगे चलते हैं आठवां, एक श्वेत वर्ण स्त्री एक काले पुरुष से विवाह करती है। ठीक है, एक श्वेत वर्ण स्त्री जो है काले पुरुष से विवाह करती है। उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। किस अनुपात में यह बच्चे, किस समानुपात में यह बच्चे काले होंगे? फ्रेंड्स यहाँ पे 100, 50%, 25%, इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आठवां का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आठवां का डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण? इसमें से अस्थायी कण कौन सा है? अस्थायी कण कमेंट करिए। नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से सभी? इसमें से अस्थायी कण कौन सा होता है? नौवां का सही जवाब क्या होगा जी? इसमें से अस्थायी कण की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूट्रॉन जो होता है ना, ये अस्थायी कण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं जी? कमेंट करिए। वह गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? 10 का आंसर बताइए तो। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एग्जाम से पहले तक पढ़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ठीक है, यह क्लास जो होता है आपके लिए 8 साढ़े 8 बजे होता है रात में। ठीक है जी, इसके बाद आपका स्पेशल जीके का क्लास चलेगा 9 बजे। ठीक है, चलिए फिर दिन में 2 बजे आपका क्लास होगा, 2 बजे से। चलिए तो यहाँ पे 10 का सही जवाब होगा जो उसको अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, उसको अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। 10वां का डी हो गया। आगे चलते हैं 11,
अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई, अनुवांशिक की आधारभूत इकाई क्या होता है? जीन होता है। तो जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था? कमेंट करेंगे, सही जवाब क्या होगा इसका बताइए। बताइए फ्रेंड्स, 11 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। वाटसन और क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, आर्थर कॉनबर्ग ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। 11 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा आर्थर कॉनबर्ग ने। ठीक है, आर्थर कॉनबर्ग इसका सही जवाब होगा जी, जिनका सबसे पहले प्रयोगशाला में जो है ना संश्लेषण किया था आर्थर कॉनबर्ग ने। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? कमेंट करिए। आधुनिक आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है किसको? 12 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया, ग्रेगर मेंडल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कमेंट करेंगे, 13 का आंसर क्या होगा? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स 13 का यहाँ पे सही जवाब होगा जी, वीडल और टेटम ने किया था। ठीक है, वीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 14। किस देश को दुनिया का सरकारा, किस देश को दुनिया का सरकारा कटोरा कहा था? ठीक है जी, चीनी का कटोरा भी इसको कह सकते हैं। किस देश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स, मतलब यही क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्यूबा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्यूबा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी जीवित कोशिका है विषाणु की, जीवाणु की, कवक द्रव की, या फिर फफूंदी की? सबसे छोटी जीवित कोशिका किसकी है? 15 का आंसर। सबसे छोटी जीवित कोशिका कमेंट करेंगे, सबसे छोटी जीवित कोशिका। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चन लेकर आए ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के टाइम में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए जिसका चांस एग्जाम में आने का। ठीक है, उल्टा सीधा चीज पढ़िएगा कोई फायदा नहीं होगा। फ्रेंड्स याद कर लीजिए, यहाँ पे कवक द्रव्य की सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। किसकी? कवक द्रव्य की। आगे चलते हैं 16। इसमें से कौन कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? इसमें से कौन सा कोशिकांग जो है ना श्वसन क्रिया से संबंधित, श्वसन क्रिया से संबंधित? हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? श्वसन क्रिया से कौन संबंधित है जी? कमेंट करिए। श्वसन क्रिया से सही जवाब फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये श्वसन क्रिया से संबंधित है। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 17। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? फ्रेंड्स सही जवाब यकृत। ठीक है, यकृत जो है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। 17 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। 18। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। मानव रक्त में, ठीक है, मानव के खून में जो है ना प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्या होगा? स्कंदन रोधी सीरोटोनिन, हेपेरिन, हिरोडिन, या फिर फाइब्रिनोजेन? 18 का सही जवाब क्या होगा जी? 18 का आंसर हो जाएगा आपका, याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं। सही जवाब है फ्रेंड्स हेपरिन, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्कंदन रोधी की बात करें तो यहाँ पे हेपरिन हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? ठीक है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? डिप्थीरिया, खसरा, टिटनेस, या फिर तपेदिक? 19 का आंसर बताइए, कमेंट करेंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? यहाँ पे फ्रेंड टिटनेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है। 19 का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। डेड हार्ट किस में उत्पन्न होता है? कमेंट करिए, डेड हार्ट किस में उत्पन्न होता है? गेहूं में, ईख में, मकई में, या फिर बाजरे में? या फ्रेंड डेड हार्ट जो है ना एक तरह का रोग होता है। ठीक है, जो किस में होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 20 का आंसर बताइए, डेड हार्ट रोग किस में उत्पन्न होता है? कमेंट करेंगे जी। याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, लेकिन याद कर लिया फ्रेंड्स। याद जो होता है ईख में होता है। ठीक है, 20 का बी हो गया, या ईख में होता है। आगे चलते हैं 21। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? कमेंट करेंगे। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला इसमें से कौन है जी? चलिए 21। ठीक है, 21 का सही जवाब बताएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बार बार बोलते हैं आपसे, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, 21 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब होगा हाइपोथैलेमस, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे सही जवाब इसका हो गया, हाइपोथैलेमस। आगे चलते हैं 22। इसमें से कौन सी संरचना मानव को पेस मेकर के समान? इसमें से कौन सी संरचना जो है ना मानव के पेस मेकर के समान है? ठीक है, इसमें से कौन सी संरचना मानव के पेस मेकर के समान? पेस मेकर की बात हो रहा है, कमेंट करेंगे पेस मेकर के समान है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा एसए नोड। ठीक है, एसए नोड जो होता है ये जो होता है फ्रेंड्स पेस मेकर के समान होता है। ठीक है, एसए नोड याद हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 23। रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया था? ठीक है, रक्त प्लाज्मा में जो है ना
लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात, किसका अनुपात? लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किस में व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर किससे व्यक्त किया जाता है? कमेंट करिए फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, सही जवाब हो जाएगा हिमेटोक्रिट, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, ठीक है जी। हिमेटोक्रिट ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है मेडिबल का, लिबरल का, ठीक है, अनिक्षेपक का या फिर मैक्सिला का? 24 का सही जवाब बताएंगे आप, 24 का आंसर। चलिए 24 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है जी, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अनिक्षेपक ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 25। उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है, कमेंट करिए 25 का आंसर। पीएच मान कितना होना चाहिए फ्रेंड्स फसल उगाने के लिए, ठीक है, पीएच मान कितना होना चाहिए? 3, 4, 6 से 7 या फिर 9 से 10 होना चाहिए, ठीक है, उपजाऊ के लिए। कमेंट करिए उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसल उगाने के लिए अनुकूल होता है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? याद कर लीजिए, उसको 6 से 7 होना चाहिए, ठीक है, 6 से 7 इसका सही जवाब है। 25 का ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 26। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक, ठीक है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है जी? विभज्योतक, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक या फिर हरित ऊतक? कमेंट करेंगे 26 का आंसर क्या होगा, ठीक है, 26 का सही जवाब बताएंगे फ्रेंड्स। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है? 26 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, उसको विभज्योति ऊतक कहते हैं, ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर ही हो गया विभज्योतक। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ठीक है, अफीम कैसे उत्पाद होता है जी? तो अफीम जो होता है ना एक पादप उत्पाद है, जिनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम को किससे प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अफीम कैसे उत्पाद होता है? तो फ्रेंड्स अफीम जो होता है ना एक पादप उत्पाद है, जो किससे प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे फ्रेंड्स 27 का सही जवाब हो जाएगा, याद करें फ्रेंड्स, ये जो है ना सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, किससे? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। 27 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है फर्नों में, मॉस में, फलियों में या फिर अनावृत बीजी पौधों में? कमेंट करेंगे सही जवाब क्या होगा, 28 का आंसर, ठीक है, 28 का आंसर। आपको भी फ्रेंड्स अब ऐसे ही तैयारी करना है, कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। अब कम टाइम में ऐसे ही पढ़ाई किया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट टाइम में कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है। 28 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है अनावृत बीज पौधों में, ठीक है, अनावृत बीजी पौधों में। 28 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 29 आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों को जीन नाम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है जी, जीन नाम। क्वेश्चन ये पूछना कि जीन जो ये नाम होता है, किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल, डब्ल्यू जॉनसन, ह्यूगो डी वैरिस या फिर टी.एच. मॉर्गन ने? 29 का देखते हैं किसका आंसर आता है, ठीक है, 29 का देखते हैं किसका आंसर आता है जी। 29 का यहाँ पे सही जवाब हो गया। जीन नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था फ्रेंड्स? तो डब्ल्यू जॉनसन ने, ठीक है, 29 का बी हो गया। जीन नाम जो है ना ये डब्ल्यू जॉनसन ने दिया था। 29 का बी हो गया। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हम लोग 30। सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक, ठीक है, सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या फिर ल्यूवेनहॉक? कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा इसका। सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी रॉबर्ट कोच। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है, रॉबर्ट कोच इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। विभज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विभज्योतक जो होता है, विभज्योतक ये कैसा ऊतक होता है? ये पादप ऊतक है, ठीक है, या पादप ऊतक होता है या पौधों में होता है। तो इसका कार्य होता क्या है जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह नई कोशिकाएं बनाना, ठीक है जी। विभज्योतक जो ऊतक होता है ना इसका काम होता है नई कोशिकाएं बनाना। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। विभज्योतक का काम क्या होता है? तो नई कोशिकाएं बनाना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, कैंसर जो होता है ना कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? 32 का आंसर कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि फ्रेंड्स 32 का सही जवाब हो जाए क्योंकि इसमें जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जैविक अंग जो है फ्रेंड्स नष्ट हो जाते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क ये देते हैं कि कैंसर के उपचार के लिए मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा आप। आगे चलते 33। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? 33 का आंसर
ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको फ्रेंड्स सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन दे रहे हैं, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, तो 33 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पोलियो का पहला प्रभावकारी टीका जो है ना जॉन्स इस सॉल्क ने दिया था। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो गया। ठीक है, 33 का सी हो गया। आगे चलते हैं 34, जो रोग गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता वह इसमें से कौन सा है? इसमें से वह कौन सा रोग है जो घरेलू मक्खी द्वारा नहीं फैलता है? गृह मक्खी मतलब हो गया घरेलू मक्खी, तो किस मतलब वह इसमें से कौन सा रोग है बताइए, जो गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है। 34 के यहाँ पे सही जवाब हो गया जी डेंगू बुखार। ठीक है, डेंगू बुखार जो होता है ना ये गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता, याद कर लीजिएगा। ठीक है, या फ्रेंड्स डेंगू बुखार जो होता है मच्छर के काटने से होता है। आगे चलते हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन प्रतिजैविक इनमें से मिलता है। ठीक है जी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है ना, पेनिसिलिन या किससे मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पेनिसिलिन किससे मिलता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या फिर संश्लेषित साधनों से। 35 का देखते हैं किसका आंसर आता है, याद कर लीजिएगा जी। 35 के यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा या कवक से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो गया, 35 का सी हो गया। आगे चलते हैं 36, इसमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? इसमें से कौन सा पादप रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है, बताइए। इसमें से कौन सा पादप रोग जो होता है ना जीवाणु से होता है, जीवाणु से। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 का सही जवाब हो गया जी ऑप्शन नंबर है, गेहूं का जो टुंडू रोग होता है ना, गेहूं का एक रोग होता है। ठीक है, गेहूं का एक रोग होता है उसको टुंडू रोग कहते हैं, या जो होता है जीवाणु से होता है। आगे चलते हैं 37, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला। ठीक है, इसमें से कौन सा मसाला जो जो फूल की कली से प्राप्त होता है? 37 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है जी, निम्न मसालों में से फूल की कली से प्राप्त होने वाला मसाला, 37 के यहाँ पे सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स लौंग जो है ना, लौंग ये फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग 37 का ऑप्शन नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं 38, लिटमस इनमें से मिलता है, लिटमस किससे मिलता है जी? शैवाल से, जीवाणु से, कवक से या फिर लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? 38 का आंसर बताइए तो, लिटमस किससे मिलता है? अभी से फ्रेंड्स आपके एग्जाम तक जो है ना, अभी से आपके एग्जाम तक कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू आपको बीबीए क्वेश्चन देते रहेंगे। क्लास टाइमिंग अभी 8:30 बजे, इसके बाद फिर 9 बजे जीके, फिर दिन में 2 बजे जीके जीएस का मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, पढ़ते चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले तक मेरा टारगेट है कि आपको 3000 क्वेश्चन पढ़ा दे, सिर्फ बीबीए क्वेश्चन। ठीक है, बदले हुए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, चलिए, तो लिटमस किससे मिलता है जी? लाइकेन से मिलता है। 38 का डी हो गया, लिटमस जो होता है ना ये लाइकेन से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। 39, निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है? जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है? जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है? जीन थेरेपी का पिता, याद करिए फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा विलियम एफ एडरसन को। ठीक है, विलियम एफ एडरसन को जो है ना जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है। 39 का बी हो गया, याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। ठीक है, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है जी? एनाफिलीज, सिलेक्स, एडिस, एट्रिप्टाई या फिर उपरोक्त सभी। चिकनगुनिया बुखार की बात हो रहा है, कमेंट करेंगे 40 का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडिस एबिटाई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। समुद्री कछुआ जो है ना, समुद्री कछुआ अपने अंडा कहाँ देता है? ठीक है, समुद्री कछुआ जो है अपने अंडे को कहाँ देता है? अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, समुद्री कछुआ अपने अंडे को कहाँ देता है जी? 41 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जमीन पर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्री कछुआ जो है ना अपना अंडा जो है वो जमीन पर देता है। 41 का ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष जो है ना विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, प्रतिवर्ष जो है विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 42 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, जो विश्व कैंसर दिवस है जी, याद करिए फ्रेंड्स, ये 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 42 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव में फ्रेंड्स परनियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, मानव में परनियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? 43 का आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा सही जवाब इसका? 43। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन बी, विटामिन बी 12 की कमी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। ठीक है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा इसमें से कौन सा है? चलिए, 44 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा है जी हो जाएगा जीडोरुडिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया, 44 का ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है जी, जिसमें 3500 क्वेश्चन है, जीके का, साइंस का और हिंदी का, अगर आप मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 21 66 96। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट
3500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3500 क्वेश्चन इसको लेकर पढ़िए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। 3500 क्वेश्चन है जीके साइंस और हिंदी का। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे मैसेज करिए, मात्र आपको 149 रुपये में, ठीक है जी, 149 में आपको मिल जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है विभाजन किस प्रकार का होता है फ्रेंड्स, याद कर लिया, इसमें जो है ना अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है जी वो अर्धसूत्री होता है। 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है किसके द्वारा? 46 का आंसर बताइए। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ही हो गया जी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर है, याद हो गया। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? 47 का आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना कोशिका भित्ति जो होता है वह पता है किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति। 47 का बी हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 48 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना याद कर लीजिएगा, स्लाइडन और स्वान ने, ऑप्शन नंबर डी हो गया फ्रेंड्स। स्लाइडन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 48 का डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 49। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण इसमें से कौन है? सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण इसमें से कौन है? 49, सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रहा है जी, याद करिए फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग कांडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है जी हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग कांडा। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? कमेंट करेंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया था? 50 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो गया जी, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 50 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसमें जो भी 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद नहीं हुआ है तो क्लास को 2 बार देखिए, याद कर लीजिए फ्रेंड्स। मेरा टारगेट है कि आपको एग्जाम से पहले तक जो है ना 2500 से 3000 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, जुड़े रहिए, इसके बाद आपका जीके का क्लास होगा, ठीक है। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं 3500 क्वेश्चन का तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए हैं, ठीक है, 92 41 21 66 96, ठीक है फ्रेंड्स, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं।